अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समामा गनी और आप देख रहे हैं समामा गनी TIH यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किला दरावर का महल वकूह, किले की बनावट, इर्द गिर्द बसने वाली कौमें, सब के बारे में तफसील के साथ बताएंगे। तो दोस्तों, मालूमात का आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, शुक्रिया। दोस्तों, किला दरावर जो आज एक खस्ता और खंडर की शक्ल अख्तियार किए जा रहा है, किसी दौर में ये मजबूत और खूबसूरत किला था। इसकी मजबूती की एक वजह तो इसकी मजबूत, लंबी और चौड़ी दीवारें थी। दूसरी वजह इसके इर्द गिर्द फैला हुआ रेगिस्तान था, इसलिए इस किले पर कब्जा करना इतना आसान नहीं था। इसे राजपूत हाकिम रावल दियोराज ने 800 ईस्वी में तामीर करवाया। तामीर के दौरान और तामीर के बाद बहुत से सियाह और दूसरी रियासतों के राजा इसे देखने के लिए आते थे, क्योंकि ये किलों की तरह चमक धमक में तो कम था, मगर और किलों से वसी, मजबूत और ख़ास बात यह कि इसे सहरा के वस्त में बनाया गया था। न जाने के 15 दरवाजे रखे गए। किले के तकरीबन 40 गिरजे हैं। किला की दीवारें तकरीबन 40 से 45 मीटर ऊंची हैं। नीचे से 4 मीटर चौड़ी और ऊपर जाकर 2 मीटर चौड़ी रह जाती हैं। यह किला बहावलपुर से 100 किलोमीटर के फासले पर तहसील अहमदपुर शिरकी में चोलिस्तान सहरा के दरमियान में मीलों दूर तक देखा जा सकता है। दोस्तों, इसकी तामीर भट्टी राजपूत हाकिम रावल दियोराज ने करवाई, इसलिए इसका नाम दियोरावल किला था। बिगड़ कर देवा रावर और अब देरावर हो गया है, जो बाद में हाकिम बहावलपुर सादिक खान इबासी के ख़ानदान की मलकियत बना, और आजकल जिसमें बहावलपुर के हुक्मरान इबासी ख़ानदान के बुज़ुर्गों के मकबरे या मज़ारात हैं। एक रवायत के मुताबिक ये किला भाटी ख़ानदान के हुक्मरान राय जज्जा ने 9वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। 1833 ईस्वी में नवाब सादिक मोहम्मद खां अव्वल ने किला को फतह किया। अगरचा 1747 ईस्वी में जैसलमेर के राजा रावल सिंह ने इस किला पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन 1804 ईस्वी में नवाब मुबारक खां ने ये दोबारा हासिल कर लिया, कि हुक्मरानों की शाही रिहाइशगाह बना रहा। कहा जाता है कि ये किला साहब ने पहले उच्च शरीफ फतह किया, फिर इस किले को फतह किया। उसके बाद नवाब साहब ने उच्च शरीफ से किले तक आदमियों की जंजीर बनाई और हाथों से पक्की ईंटें इस किले तक पहुंचाई गईं। किला दरावर के इर्द गिर्द कई आसार कदीमा के मकामात हैं, जो वादी सिंध की तहजीब से भी पुराने हैं, मगर आज तक यहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी। ऐसी एक खूबसूरत मस्जिद है, जिसे दिल्ली की मोती मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया था। ये मस्जिद इस किला की खूबसूरती में इजाफा करती है। मस्जिद की स्थान भी बनाया गया था, जहाँ पर नवाबों और उनकी नस्लों को दफन किया जाता था, और अभी इस कब्रिस्तान में 2 नवाबों की जगह मुकर्रर की गई है, जो अभी जिंदा हैं। दोस्तों, अब इस किले के अंदर चलते हैं। दोस्तों, किला दरावर के अंदर 80 ख़ानदानों के रहने की जगह है। इस किले में तकरीबन एक लाइन में 40 के करीब कमरे हैं। किला का मरकजी दरवाज़ा नहायत बड़ा और मजबूत लोहे से बना हुआ है। मरकजी दरवाजे से जैसे ही अंदर दाखिल हों तो कुछ फासले पर एक तोप दिखाई देती है। किला में सुरंगों का जाल बिछाया गया है, जो कि जंग की सूरत में इस्तेमाल की जाती थी। हुकूमत पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से ये सुरंगें बंद करवा दी हैं। किला में एक बहुत बड़ा तालाब था, जिसकी तह पीतल की धात से बनाई गई थी, ताकि बारिश का पानी सहरा में जज़ब न हो सके। किला में दफातर, कैद खाना, फांसी घाट, रिहाइश गाहें और पानी का कुआं जो तालाब से जुड़ा हुआ था मौजूद थे। इस किला में नवाब साहब अपने दरबारियों के साथ खुला दरबार मुनक्कद करते थे और सज़ाओं के अहकाम जारी करते थे। आज भी ये किला नवाब ख़ानदान की मलकियत है, जहाँ पर 3 चौकीदार। यह किला जीप रैली चोलिस्तान का इख्तितामी पॉइंट भी है,
جہاں پر ہر سال جیپ ریلی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ لوک روایت کے مطابق جب نواب صاحب نے قلعہ فتح کیا تو قلعے کے خزانے کے محافظ کو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ خزانے کو کھولے، کیونکہ اس خزانے کو کھولنے والا وہی تھا، باقی کسی کو اس خزانے کو کھولنے کا تجربہ نہیں آتا تھا۔ اس نے کہا میں ایک شرط پر خزانے کا دروازہ کھولوں گا اگر تم میری جان بخش دو گے۔ پھر اس نے خزانے کا دروازہ کھولا، نواب نے خزانہ دیکھا اور پھر دوبارہ تالا بند کر دیا۔ نواب صاحب نے اس سے چابی مانگی مگر اس نے اپنی شرط دہرائی۔ نواب نے تلوار نکال لی، وہ شخص بھاگ پڑا، ڈر کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس دن سے نہ ہی وہ شخص ملا اور نہ ہی خزانہ ملا۔ دوستو اب بات کرتے ہیں قلعہ کے ارد گرد بسنے والی قوموں کے بارے میں۔ دوستو قلعہ دراور کے مغربی حصہ میں ہر شبہ سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش پذیر تھے۔ قلعے کے مشرق کی جانب بارانی پانی کے جمع کرنے کے لیے تالاب اور کنویں بنائے گئے تھے۔ قلعے کے ساتھ ہی ایک شاندار بازار بھی تھا جس کے ساتھ ہندو مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ قلعہ کے ارد گرد بلوچی اور میراثی بھی رہتے تھے۔ قلعہ کے ارد گرد کثرت سے بسنے والی قوم یہ تھی جسے آج سرائکی کہا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے سرائکی گانوں میں بھی قلعہ دراور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے سرائکی بہاولپور کو الگ صوبہ سرائکی بنانا چاہتے ہیں۔ قلعہ دراور بہت جلدی سے خستگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کو اس قلعہ کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسل بھی تاریخ کے بارے میں سننے کی بجائے آنکھوں سے دیکھ سکے۔ تو دوستو یہ تھا قلعہ دراور کا تاریخی تعارف۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ کھڑے گھنٹی کے بٹن پر کلک ضرور کیجیے، شکریہ۔ تو دوستو اب ملیں گے کسی اور دلچسپ تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔